नमस्कार, मैं पवन चंचल। आज हम डायनेमिक्स में सेकंड चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसे शुरू कर चुके थे। आज हम इसका अगला भाग पढ़ रहे हैं जिसमें हम सवालों को करेंगे हल। पहला सवाल है, यदि एक कण पर क्रियाशील बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि बल केंद्र की ओर चलने वाले पिंड द्वारा प्रथम आधी दूरी तथा द्वितीय आधी दूरी चलने में लगने वाले समय का जो अनुपात है वो π+2 अनुपात π-2 होगा। यानी कि एक कण जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अधीन गति कर रहा है और वो बल केंद्र की ओर चल रहा है, तो वो पिंड जब आधी दूरी तक आ जाएगा तो उसमें लगने वाला समय और फिर उसके बाद फिर आधी दूरी यानी कि केंद्र तक आ जाएगा तब लगने वाले समय, इन दोनों का अनुपात जो है हमें यहाँ निकालना है। तो जैसा कि चित्र में बताया गया है, देखिए विरामावस्था से ए से कण चलना स्टार्ट करता है और पहली आधी दूरी यानी कि x = a/2 तक दूरी तय करेगा। फिर उसके बाद वो शेष आधी दूरी यानी कि x = a/2 से फिर 0 तक की दूरी, मूल बिंदु तक की दूरी तय करेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ कि माना कण के विरामावस्था से रवाना होने के समय इसकी केंद्र से दूरी a है, यानी कि जब कण a बिंदु पर है तब उस समय x = a है और t समय पर ये जब पहुंच जाता है उस समय कण की बिंदु से दूरी जो यहाँ हमने चित्र में बताई हो वह x है। तो हमने यह पढ़ लिया था कि जब कण व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति करता है तो इस तरह से किसी बिंदु पर कण की गति का समीकरण जो है वो क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो कण की गति का समीकरण क्या होगा, v/dv/dx = -μ/x²। तो ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ जहाँ पर हम क्या कहेंगे कि म्यू क्या है, समानुपातिक, यानी कि एक जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो स्थिरांक है यहाँ पर, यानी कि v/dv/dx = -μ/x²। तो v/dv = -μ/x² dx हमने इसे इस तरह से लिख दिया। और ये देखिए आप, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v² आसानी से हम ये इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ कि -1 म्यू तो कांस्टेंट है और -1/x² dx, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, इसका 1/x आ जाएगा, 2/x आ जाएगा और ये हमारे पास इंटीग्रेशन जहाँ पर कांस्टेंट c आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इनिशियली जब पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है चलना तो वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि x की वैल्यू और v की वैल्यू क्या है। तो जब पार्टिकल यहाँ a पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है चलना तो इस पर सेंटर ऑफ फोर्स यानी कि मूल बिंदु O से इसकी दूरी x = a है, यानी कि इनिशियली x = a और वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर a बिंदु पर क्या है, 0 है। तो एट द पॉइंट a x = a एंड v = 0। तो ये दोनों वैल्यू जब हम यहाँ इसमें रखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -2μ/a। तो ये हमने जो हमारे पास उस पिछली इक्वेशन हो उसमें यहाँ पुट कर दी, सॉरी यहाँ पर हमने इसमें पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दी। तो हमारे पास v² = 2μ/x - 1/a आ गया। तो यहाँ से v = dx/dt हो जाएगा। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि dx/dt होता है और यहाँ इसका स्क्वायर रूट जब ले लेंगे तो -√2μ और √1/x - 1/a। यहाँ माइनस साइन इसलिए है क्योंकि पार्टिकल जो x के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, a बिंदु से चल रहा है वो o की ओर, इसका मतलब x के घटने की दिशा में वो उसकी गति है, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। अब dt हमने इसको इधर ले गए, एक तरफ dt को कर दिया, दूसरी तरफ x की वैल्यूज़ ले गए, तो हमारे पास ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। अब जब पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट हो रहा तो आधी दूरी यानी कि when x = a/2 यानी कि दूरी क्या हो जाएगी, x = a से x = a/2 तक चलेगा वो। तो हमने मान लिया उस समय t क्या है कि टाइम t1 लगता है, इतनी दूरी तय करने में उसको t1 समय लगता है। और जो बाकी आधी दूरी है यानी कि x = a/2 से सेंटर तक यानी कि x = 0 तक पहुंचने में जो लगने वाला समय है उसको हमने मान लिया वो t2 है। तो इंटीग्रेट कर देंगे हम इन लिमिट्स में, यानी कि पहली आधी दूरी तय करने में लगने वाले समय को हम निकालेंगे। तो t की लिमिट तो हो जाएगी 0 to t1
और x की लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू a से x इक्वल टू a/2। तो यहाँ हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया इन लिमिट्स के बीच में, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। जैसा कि हमने बताया x इक्वल टू हम इसमें रख सकते हैं a cos स्क्वायर थीटा, तो और इससे हमारे पास हो जाएगा dx की वैल्यू क्या आएगी -2a cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू जब हम इस इंटीग्रेशन में रखेंगे x की जगह, तो हमारे पास लिमिट्स भी x की जो है अब वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम वहाँ थीटा की लिमिट रख देंगे। तो हमारे पास t1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा जब हमने इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है ये सिंपल इंटीग्रेशन है। इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 cos स्क्वायर थीटा को हम 1 + cos 2 थीटा लिख सकते हैं, या कांस्टेंट तो हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ये थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपन 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट जैसे हम पुट करेंगे तो ये पहली आधी दूरी तय करने में लगने वाला समय हमारे पास आ गया। अब दूसरी आधी दूरी यानी कि x इज इक्वल टू a/2, जब x पार्टिकल जो है सेंटर से a/2 दूरी पर है, वहाँ से चलने में इसको जब पार्टिकल चलते चलते x इज इक्वल टू 0 यानी कि मूल बिंदु पर आ जाएगा, तो वो दूरी तय करने में लगने वाला जो समय है वो हमारे पास आ जाएगा t2 हमने माना है। तो वो किस तरह से हम निकालेंगे, ये हमने 0 to t2 वैल्यू रख दी, और a/2 से 0 हमने इस तरह से यहाँ पर इसकी लिमिट रख दी। तो जैसे हम इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया वैसे उसी तरह से सॉल्व करना, बस यहाँ लिमिट हम रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व होकर के ये t2 की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे यानी कि रेशियो निकालेंगे t1:t2, तो हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस 2 इस टू पाई माइनस 2। तो जो हमें निकालना था, प्रूव करना था, वो यही था। अब हम देखते हैं अगला सवाल कि यदि गुरुत्वाकर्षण को अचर माना जाए तो पृथ्वी तल से v वेग से फेंका हुआ कोई कण h ऊंचाई तक पहुंचता है, और जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए तो h ऊंचाई तक h ऊंचाई तक पहुंचता है, और जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए तो कण कैपिटल H ऊंचाई तक पहुंचता है। पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/h माइनस 1/H इज इक्वल टू 1/r। यानी कि इसमें सवाल में कहा गया है कि जब हम कांस्टेंट मान रहे हैं ग्रेविटी को, तो यहाँ पृथ्वी जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, पृथ्वी की सतह पर जैसे कि ए बिंदु हमने दिया है, यहाँ से पृथ्वी की सतह से किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो वो v वेग से फेंक रहे हैं, और जब ऐसा कर रहे हैं हम तो वो कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, h ऊंचाई तक जा रहा है। यानी कि जब हम गुरुत्वाकर्षण को अचर मान रहे हैं, और जब हम गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन होता है उसको ध्यान में रख रहे हैं, तो कण जो है ये C बिंदु तक यानी कि कैपिटल H ऊंचाई तक जाता है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण को अचर मानने पर हमारे पास, हम जानते हैं कि जो ग्रेविटी है हम उसको g मान लेते हैं, तो त्वरण कितना हमारे पास अचर मानने पर g। तो हमारे पास देखिए ये जो हाइट आई है वो कैसे आई, क्योंकि हमने देखा न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ा है फिजिक्स में, v² = u² + 2fs। तो जब हम इसको गुरुत्वाकर्षण को अचर मान रहे हैं तो किस वेग से फेंक रहे हैं, पृथ्वी से हम v वेग से फेंक रहे हैं। यानी कि यहाँ इसमें फॉर्मूले में u क्या है, प्रारंभिक वेग, और वो हमें क्या दिया हुआ v, इसलिए यहाँ क्या आ गया v², और v क्या है लास्ट में ये होता है, इसमें अंतिम वेग होता है, और जब वो h ऊंचाई तक पहुँच रहा है यानी कि वहाँ पर उसका जो वेग है वो 0 हो रहा है, तो इसलिए अंतिम वेग क्या हो गया 0। और f यानी कि एक्सेलरेशन त्वरण वो क्या है -g, इसलिए, और s क्या है हाइट ऊंचाई, तो v² = क्या हो गया 2gh। यहाँ से हमने इसको निकाला है, तो v² वेलोसिटी आ गई हमारे पास, v = √2gh। अब जब गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन को हम मतलब ध्यान में रख रहे हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से, यहाँ से केंद्र से जब मान लिया हमने कि x दूरी पर, x दूरी तो सतह के बाहर ही होगी, x दूरी पर जो है सतह के बाहर हम ले रहे हैं, तो उस समय कण की गति का समीकरण क्या होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी पिछला सवाल भी हमने किया था
d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन, है ना, एक्स स्क्वायर। तो देखिए आगे, लेकिन जो सरफेस पर है वो हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था, उसमें क्या था, x इज इक्वल टू आर, सतह पर, यानी कि जब पार्टिकल उसकी पृथ्वी की सतह पर हो तो सेंटर से जो रेडियस है वो आर है और आर एक्स के बराबर होगी, यानी कि x इज इक्वल टू आर। और सतह पर जो है ग्रेविटी यानी कि डी टू त्वरण जो है d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी। तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें पिछली वाले इसमें रख देंगे, ये जो हमारे पास दिया हुआ इसमें जैसे हम पुट करते हैं हमारे पास यहाँ से म्यू की वैल्यू आती है, और म्यू की वैल्यू को जब हम रखते हैं तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन निकल करके आ जाती है। तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर को हम लिख देंगे वी डी वी अपॉन डी एक्स, और ये देखिए हम दोनों को सेपरेट कर लिया है, v को और x की वैल्यूज़ को। अब ये स्टार्टिंग में जब सरफेस से हम v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं किसी पार्टिकल को, तो v जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh है। उस समय जो है x की वैल्यू r है, यानी कि जब v की वैल्यू पृथ्वी की सतह पर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh है, वहाँ x बराबर r है। और वो फाइनली कहाँ तक जा रहा है, जब गुरुत्वाकर्षण को हम ध्यान में रख रहे हैं तो वो सी बिंदु तक जा रहा है, यानी कि कैपिटल H ऊंचाई तक जा रहा है, यानी कि सी बिंदु पर जो है वहाँ पर जाकर के रुक जाता है, वहीं तक ही पहुँच रहा है। तो उस समय वेलोसिटी तो हो जाती है 0 और x की वैल्यू क्या हो जाती है r प्लस एच। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये रेडियस r है और पृथ्वी की सतह से सी बिंदु तक की दूरी जो है कैपिटल H है, इसलिए r से r प्लस एच तक वो पार्टिकल जा रहा है। तो ये लिमिट्स हम रख देंगे इसमें। जब इसको हम इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो v की वैल्यूज़ जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh और 0, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ रख दी हमने, और इसी तरह से x की भी हमने r से r प्लस एच लिमिट रख दी। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास ये सिंपल इंटीग्रेशन है, और ये वैल्यू पुट करने पर ईजी वे में हमारे पास ये जो आता है 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।